स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं यूपी उपचुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज साथ के बिसात और मेरे साथ हैं आस्था कौशिक। जी हाँ राजीव, ये हमारा इलेक्शन स्टूडियो जहां से हम सभी संवाददाताओं से चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है, कौन सी सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है और क्या बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, वोटिंग शुरू हुए 1 घंटे का वक्त हो चुका है। अब तक 3 जगहों से ईवीएम खराब होने की सूचना मिल चुकी है और 1 जगह वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन 2 जगह अभी स्ट्रगल चल रहा है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबरें आ रही है वो भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। राजीव, कोई बड़ी खबर आपके पास? जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि वाकई 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है वोटिंग शुरू हुए और 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। 24 लाख मतदाता हैं, यानी कि जनता की ताकत बहुत ज्यादा है और आज आपके पास वो अधिकार है, उस ताकत का इस्तेमाल करने का। सबसे बड़ा अधिकार आपके पास वोट का अधिकार है। ये सत्ता में पहुंचने से बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है वोट डालने का। उसका इस्तेमाल जरूर करें। किस कैंडिडेट को आप चाहते हैं उसके लिए वोट जरूर डालें। जिसको भी आप जिससे आपको लगता है कि वो आपकी बातों को सुनेगा, आपके लिए काम करेगा, ऐसे कैंडिडेट को चुने। शाम को 6 बजे तक का वक्त है आपके पास, वोट जरूर डालें। इस बीच में बुलंदशहर से बड़ी खबर देते हैं। यहां पर वोटिंग करने के लिए उषा सिरोही पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको देते हैं। उषा सिरोही वोटिंग करने के लिए बुलंदशहर में पहुंची हैं। यहां पर मुस्लिम इंटर कॉलेज में उन्होंने वोट डाला है। आपको बता दें कि दिवंगत एमएलए वीरेंद्र सिरोही की पत्नी है उषा सिरोही, उन्हीं को कैंडिडेट बनाया है, उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। और बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट डाल दिया है। तो बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भी वोट डाल दिया है, बीजेपी प्रत्याशी ने भी वोट डाल दिया है। अगर हम यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो सुशील चौधरी हैं, उन्होंने भी वोट डाला है। मुस्लिम इंटर कॉलेज में उन्होंने अपना वोट डाला है और एबीपी गंगा के साथ जब वो जुड़े थे तो उन्होंने एबीपी गंगा के साथ भी बताया, जो अपनी बातों को साझा किया कि वो काम करना चाहते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। अमरोहा से। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जावेद ने अपना वोट डाला है। तो मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वोटिंग तेज हो रही है, लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं और साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो भी जाहिर सी बात है वोट डालने पहुंच रहे हैं। अमरोहा में मौलाना जावेद, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है, उन्होंने वोट डाला है। कन्या पाठशाला में मौलाना जावेद वोट डालने पहुंचे। सपा के प्रत्याशी है मौलाना जावेद और अब वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ कन्या पाठशाला, वहां पर उन्होंने वोट डाला। और एबीपी गंगा भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि अपने घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए। ये आपके पास मौका है तय करने का कि आने वाले सालों में अपने इलाके का जो विकास है या आपके इलाके के जो मुद्दे हैं वो कौन सुलझाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसको देनी है, ये अधिकार आप लोगों का है। आज के दिन आप ही निर्णायक भूमिका में है, इसीलिए वोट कीजिए। सीधे लिए चलते हैं राजीव के पास। जी आस्था, बड़ी खबर है और बड़ी खबर अब अमरोहा से मिल रहे हैं। यहां पर भी ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 217 पर ईवीएम खराब हो गई है अमरोहा में। डीएम ने ईवीएम सही करने के आदेश दे दिए। अमरोहा में बूथ संख्या 217 जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। अब जिलाधिकारी ने ईवीएम सही करने के आदेश दिए हैं। वोटर्स लाइन में लगे हैं, वोटर्स हटे नहीं है। ईवीएम खराब है लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए हैं। यही डेडिकेशन चाहिए और वो लाइन में खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। ईवीएम ठीक होगी तो वो अपना वोट डालेंगे, अपना कीमती वोट डालेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वोट डालेंगे। आपको बता दें कि कानपुर से खबर आ चुकी है, फिरोजाबाद से खबर आ चुकी है ईवीएम खराब होने की। और एक चौथी खबर मिल रही है ईवीएम खराब होने की। और अब वोटिंग जो ये ईवीएम खराब हुए हैं, ये बूथ संख्या 217 में अमरोहा की नौगावा सीट, यहां पर उपचुनाव हो रहा है। बूथ संख्या 217 पर ईवीएम खराब हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अमरोहा से। बूथ संख्या 217 पर ईवीएम खराब। तो लगातार हम अलग अलग सीटों का समीकरण भी आपको बता रहे हैं। बात है देवरिया सदर सीट, विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है देवरिया सदर विधानसभा सीट पर। और जो कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स में आप देखिए कि एक बात सामान्य है, वो है त्रिपाठी। सभी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो है सत्यप्रकाश त्रिपाठी को। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो मुकुंद भास्कर त्रिपाठी, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो बसपा के हैं अभय नाथ त्रिपाठी के बीच में मुकाबला है। ऐसे में क्या मत बंटेगा? अगर बंटेगा, बिखराव होगा तो फायदा किसको होगा? और अगर हम देवरिया सीट की बात करें
चूंकि यहां पर बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन मुकाबला इस बार कड़ा बताया जा रहा है। तो दिलचस्प मुकाबला है। बीजेपी ने डॉक्टर सत्यमणि त्रिपाठी को टिकट दिया है। हालांकि जो पूर्व की जो यहाँ पर विधायक रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं वो थोड़े नाराज जरूर हैं और उन्होंने वो क्या खेल कर सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी उससे ज्यादा डरी हुई नहीं है और ये दावा जरूर किया जा रहा है कि देवरिया की सदर सीट बीजेपी आराम से जीत जाएगी, जबकि यही दावा सपा, बसपा और कांग्रेस भी कर रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। देवरिया की सीट पर कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। मतदान के लिए 487 केंद्र यहां पर बने हैं और ये अति संवेदनशील, अगर हम केंद्रों की बात करें तो उनकी संख्या यहां पर 107 है। कुल 14 प्रत्याशी हैं। ये 4 बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के हमने चेहरे आपको दिखाए, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि दूसरे कैंडिडेट नहीं है, और भी कैंडिडेट्स हैं। 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज बंद हो रहा है। वोटिंग चल रही है देवरिया सदर सीट पर भी सुबह 7 बजे से ही। यूपी की उपचुनाव वाली 7 सीटों में देवरिया की सदर सीट भी शामिल है, लेकिन इस सीट पर होने वाले उपचुनाव इस बार केवल विधायक ही नहीं बनाएगा, बल्कि 2022 चुनाव में ब्राह्मणों का रुख भी तय करेगा। यही वजह है कि 7 सीटों में देवरिया इकलौती ऐसी सीट है जिसमें चारों प्रमुख पार्टियों ने त्रिपाठियों पर दांव खेला है। भाजपा से जहां सत्यमणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, तो वहीं सपा से पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि बसपा ने अभयनाथ त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए देवरिया सीट पर टक्कर कांटे की होनी तय है। ये सीट भाजपा के पास थी। भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। 2 बार जन्मेजय सिंह ने इस सीट पर भाजपा का झंडा फहराया था, लेकिन इस बार उनके बेटे अजय को पार्टी ने किनारे कर दिया और अब अजय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है, जिससे भाजपा के सामने भीतरघात की बड़ी मुश्किल है। देवरिया की सदर सीट में करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है, जिसमें करीब 55,000 है। दूसरे नंबर पर वैश्य मतदाता हैं, जिनकी संख्या 50,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 यादव, 25,000 मुसलमान, 22,000 निषाद, 22,000 ठाकुर और अन्य जाति के मतदाता शामिल हैं। भाजपा के लिए सीट बचाना चुनौती है, क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ चल रही कार्रवाई से ब्राह्मण खफा हैं। यही वजह है इस बार देवरिया सीट से जीतने वाला कैंडिडेट 2022 के लिए ब्राह्मणों का रुख तय कर देगा। देवरिया से संजीव, एबीपी गंगा। तो आखिर कौन जीतेगा देवरिया से? किसकी तरफ सियासी बयार बहती हुई दिखाई दे रही है और किसे कितनी कड़ी टक्कर मिल रही है? सब पर चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ सीधा देवरिया से जुड़े हुए हैं। वीरेश, बताइएगा, चारों पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट्स पर ही दांव लगाया है, तो क्या केवल जातीय समीकरण के ही आधार पर जीत का भरोसा, या जीत के लिए आश्वस्त किए बैठे हैं सब अपने आप को, या कुछ स्थानीय मुद्दों या किसी और चीज पर भी बात हो रही है? देखिए, इस उपचुनाव में देवरिया एक ऐसी सीट है कि जहां जातीय गणित साधने की कोशिश की गई है और पूरी तरीके से देवरिया एकमात्र सीट है जहां जातीय गणित पर टिकट दिए गए हैं और जातीय मुद्दे ही हैं। यानी केवल और केवल जातिगत रिश्ते देखे जा रहे हैं, जातिगत गणित देखा जा रहा है। न विकास है, न कोई किसी तरह की योजना है, न कोई दूरदर्शिता है। अगर विकास की बात करें तो ये जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं वहाँ का विकास देख लीजिए। 1970 का बना हुआ ये प्राथमिक विद्यालय है और उसकी हालत देखिए। ये किसी तरीके से चुनाव की वजह से यहाँ पे चूना वगैरह करके इसको ठीक किया गया है। क्या ये व्यवस्था होनी चाहिए? और मुख्य शहर में यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले से आधे किलोमीटर की दूरी पर 1970 का बना ये प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय की ये दशा है। यानी क्या विकास है? विकास मुद्दा नहीं है देवरिया में, केवल जातिगत मुद्दा है। और जातिगत मुद्दे नहीं होते तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कहते भले हैं विकास की बात, दूरदर्शिता की बात और तमाम तरह के डेवलपमेंट की बात, 21वीं सदी की बात, लेकिन केवल जब टिकट देना होता है तो जातीय मुद्दे, जातीय गणित, जातीय समीकरण हावी होते हैं और देवरिया के उपचुनाव में केवल जातिगत मुद्दे हावी हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, साहब हैं, MBBS हैं, MD हैं, सब हैं। लेकिन क्या आप बताइए कि विकास अगर मुद्दा होता तो ये
व्यवस्था होती। कचहरी के बगल में ये स्कूल है, रामनाथ देवरिया यहाँ का वीवीआईपी इलाका माना जाता है देवरिया सदर का। ये दुर्व्यवस्था है तो विकास मुद्दा नहीं है, जाति है। नहीं, इस बार तो हम लोग विकास पे ही दे रहे हैं। जातिगत समीकरण ऊपर से ऐसा किया गया है कि सारे प्रत्याशी को जातिगत बना करके भेजा गया है, लेकिन हम लोग तो विकास के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। आप हैं डॉक्टर, लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। शिक्षिका हैं आप बताइए, आप इस प्रांगण में खड़ी हैं, विकास मुद्दा है कि जाति मुद्दा है? नहीं, ये तो विकास मुद्दा तो नहीं है, जाति मुद्दा ही है, लेकिन हम लोग विकास की तरफ ही ध्यान देंगे। कभी भी चाहेंगे कि विकास ही हो। नहीं, विकास आप तो चाहेंगी, लेकिन मुद्दे अगर होते तो सभी ने, जितने भी बड़े पाक साफ लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कोई भी हो, लेकिन विकास मुद्दा तो यहाँ देवरिया में दिखता नहीं है। केवल जाति समीकरण साधने की कोशिश की गई है। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन अब देखा जाए आगे ये लोग क्या करते हैं। इन्हीं लोग के हाथ में, हम लोग तो इन्हीं पे लोगों के हाथ में नहीं है, हाथ में आपके है। आप जिस तरफ से मतदान करें, लेकिन हम लोग तो मत अपना समझ के ही तो देते हैं। लेकिन अब ये लोग बीच में घोटाला करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं। घोटालों से दुखी है ना, बहुत दुखी हैं। टिकट वितरण से भी दुखी होंगी कि केवल एक जाति समुदाय को वोट दिया गया। जी, ये बात तो सही है। चलिए बाबूजी, आप बताइए कि जिस तरीके से केवल मणि त्रिपाठी को वोट दिया गया, त्रिपाठियों को वोट दिया, पूरे देश भर में देवरिया की ये चर्चा है कि जातीय गणित को साधने की कोशिश तो किया गया, यही कि जो है जाति का मतलब वोट दिया जाए ताकि वोट का बंटवारा हो जाए। और लेकिन जनता ऐसी बात है नहीं, विकास का ही मुद्दा रहेगा। विकास हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। जैसे इस वार्ड का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, इस वार्ड का विकास नहीं हुआ है। यह विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है। खैर विद्यालय तो ये विद्यालय ना, चावल की जो एक तरह से पोटली होती है, जो भी है, उसमें एक दाने पकड़ने की ज़रूरत होती है। अगर हम देवरिया के मुख्य जगह पर खड़े हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो कलेक्टर साहब हैं, उनके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, वहाँ की ये व्यवस्था। एक बार वो गाड़ी घुमा के आ गए होते अपने बंगले से बाहर आके, यहाँ देख लिए होते तो ये व्यवस्था नहीं होती, ये दुर्व्यवस्था नहीं होती। अगर वो 2.5 साल से यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अगर आ गए होते, अपने बंगले से निकल कर देख लिए होते तो ये व्यवस्था नहीं होती। और विकास मुद्दा नहीं है बाबूजी, आप सच बताइए कि अगर जाति मुद्दा है या नहीं। राजनीतिक मतलब नहीं है। जल निकास यहाँ व्यवस्था बहुत पुराना है। देवरिया जनपद, यह खास तौर से रामनाथ देवरिया जो है, ये कचहरी के बगल में काफ़ी गड्ढा था। यहाँ कचहरी गड्ढे में बनी ही, कचहरी रोडवे सब गड्ढे में बनी है। अरे तो गड्ढे को भरने की जरूरत है ना। बात सुनिए, यहाँ गड्ढे भरने जरूरत है। ये यहाँ और ख़राब पोजीशन थी, इस साल भी बरसात की वजह से काफ़ी पोजीशन खराब हो गई है ना। यह मतलब हम लोग को इससे राजनीति से कोई इससे मतलब नहीं है। मैं भी गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और इस नाते मैं बता रहा हूँ कि इस वार्ड का विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ये सड़क जो है बहुत पुरानी सड़क है ना। हम लोग के मतलब जो है बाबा देवरिया का विकास हो गया है क्या? देवरिया का विकास जैसा होना चाहिए नहीं हुआ है। विकास पहले से तो अच्छा हुआ है, पहले तो कुछ नहीं था। हम तो मेडिकल का हुआ है, विकास हुआ है, सड़क बनी है, विकास हुआ है। विकास हुआ है, विकास की उम्मीद है, कोशिश किया जाएगा कि विकास उम्मीद है। मैं बिल्कुल विकास हुआ है, लेकिन भविष्य में भी जिस उम्मीदवार को वो चुनना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं विकास की बात ही जो है वो सर्वोपरि नजर आती है कि मतलब विकास की बात हो। कुछ लोग इस बात से भी काफी निराश दिखे कि बहुत ज्यादा सियासी समीकरणों पर जोर है, लेकिन असल नतीजा जो है वो 10 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जो मुद्दे ज़हन में लेकर गए हैं वोटर्स, उन्होंने किसको चुना है। सीधे लिए चलते हैं राजीव के पास। राजीव, आसब हाल दिखाते हैं दर्शकों को जौनपुर की मल्हनी सीट का कि यहाँ पर तैयारियां किस तरह की। यहाँ पर बीजेपी के मनोज सिंह मैदान में है, बसपा ने यहाँ पर जयप्रकाश दुबे को अपना कैंडिडेट बनाया है, समाजवादी पार्टी से लक्की यादव प्रत्याशी हैं, वहीं मल्हनी सीट पर बाहुबली धनंजय सिंह निर्दलीय कैंडिडेट हैं। धनंजय सिंह से बात की है हमारे संवाददाता ने, आपको सुनाते हैं। मल्हनी में वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है बनसपा बूथ से निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह। संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग की तैयारियों से, जिस तरह से नाम कटे हैं, मतदाताओं के नाम कटे हैं। बात करते हैं कि क्या इनका आरोप है। संतुष्ट नहीं लग रहे हैं शुरू से, आप जिस तरह से कार्रवाई आपके समर्थकों की हुई, जिस तरह से मत काटे। आप भी इसी जनपद के रहने वाले हैं, आपको सब चीज़ों को मालूम, आप लोग भी घूम रहे थे, देख रहे थे। और मुझे आश्चर्य ये होता है कि जो लोग पिछले 25 और 30 सालों से लगातार वोट कर रहे हैं, गाँव पर निवास करते हैं, उन लोगों के मतदाता सूची से नाम कैसे काट दिए गए। ये पर्पसली जो लोग हमारे पिछले 19-20 सालों की राजनीति हो गई, 2002 से जो मेरे साथ लोग लगे हैं, आज भी उन लोगों के नाम काटे गए हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया, फलाए गांव, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे मैं दे दूं आपको नाम सारे। मैंने बार बार कंप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन को पूरी सूची बना के मैंने भेजी,
लेकिन अभी तक जो उस पर कोई वो नहीं हुआ। रारी से मल्हनी बनने के बाद 2 बार चुनाव हुए, आपको निराशा हाथ लगी, इस बार क्या उम्मीद है आपको? इस बार पूरी आशा है जनता, जिस क्योंकि चुनाव जनता उब चुकी थी। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि 8 साल से थे यहाँ पर, और उन 8 सालों में उन्होंने जनता को निराश किया। यहाँ से समीकरणों के आधार पे उन्होंने चुनाव यहाँ पे लड़ा, और हम लोग जो है लोगों के बीच जाकर रहे हैं। पिछले जब विधायक थे, एमपी थे, तो लोग उस चीज़ को फील कर रहे थे कि यहाँ पर कमी को महसूस किया। इस बार जनता स्वयं हमको चुनाव लड़ाई है। ये इस चुनाव तक के हमारे जितने चुनाव रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये देखने को मिला है कि जनता स्वतः मुझे चुनाव लड़ाई है। वो चाहती है कि मैं प्रतिनिधि के तौर पर आऊँ, उनके लिए उनकी सेवा करूँ। आश्वस्त हैं धनंजय सिंह, इस बार जीत का सेहरा उनके सर ही बंधेगा। ये भी देखना होगा कि 10 तारीख को जो काउंटिंग होगी तो नतीजे क्या निकलते हैं। मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से जावेद अहमद, एबीपी गंगा के लिए। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर 88 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं।